लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। और उन्होंने ये कहा कि अगर सरकारों ने ये काम नहीं किया तो इसी देश के जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, इस तंत्र को ध्वस्त करने में जुटेंगे। यह तक चेतावनी देगी। और आज आप क्या देख रहे हैं? तमाम लोग, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, वो एक अजीब खतरनाक एजेंडे के साथ लामबंद हो रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा जो बुलडोजर के पीछे घूम रहे हैं, वो ये मत सोचिए कि वे सारे के सारे हिंदू अपर कास्ट के लोग हैं। हिंदू अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, इटली, जापान, तमाम मुल्कों में भेजकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर का काम और समाज के लोकतंत्र को बुलडोज करने के काम में ये वो शक्तियां, जो बुलडोजर की शक्तियां हैं, वो दलित ओबीसी के बच्चों को लगा रहे हैं। यहां तक कि ट्राइबल के बच्चों को लगा रहे हैं। स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो वो बुलडोजर स्कूल में जाएंगे। तो ये स्थितियां बाबा साहब ने उस समय उसकी परिकल्पना की थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा विजन उस आदमी का था, किस तरह के वो चिंतक थे, आप इन चीजों से समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा था कि जो आजादी हमें मिली उसके बुनियाद की समस्याएं थी, जहां भारत को यहां पहुंचना था, जिसकी वजह से भारत को यहां पहुंचना था। और कुछ स्टेट्स में, भारत के कुछ एक स्टेट्स में इस तरह के जो काम हुए जिन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को हल करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पे मैं नाम लेकर बता सकता हूं। उदाहरण के तौर पे केरल में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में, ये तीन ऐसे सूबे थे शुरू के दौर में जहां बेहतरीन इस दिशा में काम हुआ। तमिलनाडु, मैं छूट गया था बताना, यानी कश्मीर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी लोकतंत्र कायम करने की कोशिशें वहां पर की गई। और 1959 में इसीलिए आप जानते हैं कि केरल में कितना बड़ा बाबेला मचा। और उसके पहले आप देखते हैं कि जब लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की कोशिश की गई, जिससे आम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिले, आम लोगों को लैंड मिले, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के साथ एजुकेशन बिल भी पेश किया था केरल की सरकार ने। और उसके कारण ही जब बाद के दिनों में सरकार डिसमिस भी की गई, तो नई सरकार जब आई फिर से कुछ साल बाद, तो उसने उस एजेंडे को छोड़ा नहीं। मैं तो कहता हूं कि वो बाबा साहब का ही एक तरह से एजेंडा था। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान है। मैं बार बार लोगों को चेताता हूं कि ये जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। भारत की संविधान सभा में डोमिनेंट जो हिस्सा था वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का था, यानी कांग्रेसियों की वो सभा थी। उसमें बाबा साहब इकलौते थे। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ने बायकॉट किया था। सोशलिस्ट विचारों के कुछ ही लोग केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिविजुअल स्तर पर गए। यहां तक कि आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, जयप्रकाश, जितने नाम आप ले लीजिए, कोई उसमें नहीं गया। लेकिन कुछ एक इंटेलेक्चुअल सोशलिस्ट गए, जिसमें केटी शाह वगैरह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में। केटी शाह और उनके कई और सहयोगी थे, मिस्टर मेहता थे, जिनका नाम इस समय मुझे नहीं याद आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, उसमें ये इश्यूज नहीं थे जिनको केरल की सरकार ने लागू किया बाद के दिनों में। शिक्षा, लैंड रिफॉर्म्स, इस तरह के इश्यूज पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्क्रीट कोई सुझाव नहीं देता है। विचार देता है हल्के, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या केंद्र और राज्यों के बीच में रिश्ते होंगे, इन चीजों को नहीं लाया गया था। लेकिन बाबा साहब ने जब अपने सपनों के संविधान का एक छोटा सा प्रारूप पेश किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान को, उनको भेजना था।
लेकिन बाद में किसी उनके मित्र ने कहा कि आप इसको सबको सर्कुलेट नहीं कीजिए, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। तो उन्होंने जो प्रमुख कुछ लोग थे, जिसमें कि तमाम बड़े लोग कांग्रेस पार्टी के थे और तमाम जो दूसरे थिंकर्स थे, केटी शाह वगैरह, सबके बीच उन्होंने सर्कुलेट किया। और बाबा साहब का जो वाङ्मय है हिंदी में, जो कलेक्टेड वर्क्स हैं अंग्रेजी में, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, उसको उसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। अगर आप बाबा साहब के कलेक्टेड वर्क्स को पढ़ें तो उन्होंने दिया है उसमें, और उसमें लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में शामिल है। एजुकेशन का मसला शामिल है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बारीकी से उन्होंने कहा है कि कैसे लैंड कहाँ मिलनी चाहिए भूमिहीन को, खेत मजदूर को जमीन उसके गांव में मिलनी चाहिए, और पट्टा कैसे हो, क्या हो, इसके बारे में भी डिटेलिंग है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब तो केवल एक सोशल रिफॉर्मर थे। बाबा साहब से बड़ा उस दौर का दो मामलों में, सोशल रिफॉर्म की बात छोड़िए, दो मामलों में उनके पैरेलल कोई नहीं था, उनके आगे पीछे, बहुत पीछे उनके थे सारे लोग। और वो दो मुद्दे थे अर्थशास्त्र और कानून। कानून के मामले में और अर्थशास्त्र के मामले में पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आप देख लीजिए, और यहां तक कि आजादी के बाद बाबा साहब के सामने कानून और आर्थिक मामलों में उतना बड़ा जानकार कोई नहीं था। ये केवल संयोग नहीं है कि उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान के लिए बनाया गया उस सभा द्वारा, जहां बाबा साहब का कोई एक समर्थक तक नहीं था, एक समर्थक तक नहीं था। सभी कांग्रेसी थे या कुछ सोशलिस्ट थे। क्यों बनाया गया? क्योंकि लोगों को मालूम था कि अमेरिका से, फ्रांस से, जापान से या यूगोस्लाविया से या कहीं किसी जर्मनी से हम अगर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन लाते हैं तो शायद भारत की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में वो बहुत कारगर नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, आप लोगों में से खासकर जो स्कॉलर्स होंगे, छात्र होंगे, उनको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन पद के लिए जिन लोगों का विचार किया गया था उसमें तीन विदेशी थे और तीनों बड़े स्कॉलर्स थे कानून के। लेकिन अंततः बाबा साहब को क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, खासकर महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर बाहर क्यों देख रहे हो, क्यों खोज रहे हो, भीमराव अम्बेडकर से बेहतर कोई और नहीं होगा। और तब जाकर मजबूरी में कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट किया, वरना तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको चाहते ही नहीं थे। उन्होंने हरचंद कोशिश की कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ना आए। तो इसलिए, और आप जानते हैं, उनको हराने की कोशिश बाद में भी हुई, चुनाव में उनको हराया गया। तो ये जो स्थितियां हैं अपने देश में, दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, दरअसल उसके लिए कुछ सरकारों की विफलता ही केवल कारण नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर समस्याएं जो थी वो आजादी के लड़ाई के दौरान जो हैं उनको हमने एड्रेस नहीं हम सब कर सके, क्योंकि उस समय उस तरह का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब के पास कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा समाज था वो वाकई पिछड़ा था, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। अब सोचिए, जिसको सदियों से अशिक्षित रखा गया हो, जिन समाजों को अगर ब्रिटिश न आते इस देश में, तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के लोग भी शिक्षित होने का सपना भी नहीं देख सकते। तो जिन अंग्रेजों को हमारे देश के एक बड़े सेक्शन के लोग बहुत तमाम तरह का कोसते हैं, ठीक है, वो उपनिवेशवादी थे, उनके प्रति हमारी सिंपैथी भी नहीं है, उन्होंने इस देश को लूटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लूट के बावजूद भी प्रकारांतर से उन्होंने सामाजिक सुधारों को बल दिया। और बाबा साहब जैसे व्यक्ति को काउंसिल में ले जाकर रखना लेबर मेंबर के रूप में अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। ट्रेड यूनियन राइट इस देश में मिला जो अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे। और बाबा साहब जिस तरह कन्विंस करते थे उनको, बड़े बड़े ब्रिटिश बैरिस्टर और जो बड़े उनके एक्सपर्ट्स थे, वो बाबा साहब के सामने सरेंडर कर देते थे।
तो ये मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा अगर बेहतर सिनारियो होता कि भगत सिंह 40 साल के होते और बाबा साहब भी उनसे बड़े होते थोड़े उम्र में, और दोनों कन्वर्ज कर गए होते, दोनों मिल गए होते, दोनों का गठबंधन हो गया होता। शायद वो भारत की आजादी और भारत के लोकतंत्र के लिए एक खूबसूरत, बेहतर, महानतम मंजर होता, एक बेहतर मुकाम साबित होता। लेकिन जो नहीं हो सका उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते। आज क्या है, आज क्यों है, इस पर जरूर हमें बात करनी चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की।